Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 22nd 2025 विच इज येस्टरडे। उस पे जो मॉर्निंग शिफ्ट में जेई का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, हम कैसे अप्रोच करेंगे, क्या सही था क्या नहीं था, whatever. ठीक है, तो लेट्स For complex ion NiCl4 2 what is the charge on metal and shape of complex respectively? Okay. NiCl4 2 की बात हो रही है, राइट? यहाँ पे अब हमें क्या क्या पूछा है, हमसे पूछे चार्ज बता दो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम मेटल की बात करते हैं वो निकालनी है हमें, जो हम एक्स मेथड से निकालते हैं। x+4 इंटू क्या हो गई -1 अनायनिक लिगेंड है ये, is equal to overall charge on the complex x is equal to -2 + 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो हमारे पास जो चार्ज ऑन द मेटल आयन है वो +2 आ गया। तो या तो आंसर ये हो सकता है या तो आंसर ये हो सकता है। अब बाकियों को काट देते हैं, ठीक है। अब हम आ गए, नेक्स्ट पार्ट क्या है कि शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स बता दो। ठीक है, निकल +2 में कैसा दिखता है बेटा? Ni2+ में उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d8, यही होती है। थोड़ा सा खुल के लिख दे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d सब शेल है, फिर 4s है, फिर 4p है और फिर 4d होता है। ऐसे ही होता है। वीबीटी के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। अब मुझे पता है 4 क्लोरिडो आयन्स आ रहे, स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, स्ट्रॉन्ग रॉन्ग तो नहीं होते, तो फिर हमें पता है कि ये पेयरिंग तो नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि 4 ने आना है, 4 ने आना है, मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल तो नहीं हो सकता। तो दो चॉइसेस हैं, या तो बेटा ये टेट्राहेड्रल होगा या फिर ये स्क्वायर प्लेनर होगा। सही बात बोल रही हूँ, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अब स्क्वायर प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होनी चाहिए और टेट्राहेड्रल के लिए sp3। अब मैं ये बोल रही हूँ कि DsP2 होने के लिए एक डी तो खाली हो, पर वो खाली नहीं है और पेयरिंग करा नहीं सकता, Cl- स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो एक 4s और 3 4p मिलके 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, जिसमें लिगेंड्स आके अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, राइट। और टेट्राहेड्रल एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बन गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन सॉल्यूशंस चैप्टर का है, मतलब वो यहाँ पे हमसे कौन सी गेम खिलवाना चाह रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाली, है ना। बॉइलिंग पॉइंट अगर वो डिटरमिन करवाना चाह रहे हैं सॉल्यूशंस के, तो हमें पता है कि डेल्टा टीबी क्या होता है, I इंटू के बी इंटू एम। सही बात है। डेल्टा टीबी होता है TB-T0B विच इज इक्वल टू I इंटू के बी इंटू एम, वेर इन कुछ बातें कर लेते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स्ड होती है ना, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट फिक्स्ड है। ये वैल्यू, क्योंकि हम सोल्यूशन जो है एक्वा सोल्यूशन की बात कर रहे होंगे, ये वैल्यू भी फिक्स्ड है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। ये वैल्यू वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सोल्यूशंस, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। अब मेरी बात समझो ध्यान से, यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, वैंट ऑफ फैक्टर, जो मुझे ये बताते हैं कि कितने सोल्यूट पार्टिकल्स है। जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उतना ज्यादा आई होता है और उतना ज्यादा फिर डेल्टा टीबी होता है ना। तो मतलब आई बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी बढ़ेगा। अब डेल्टा टीबी होता है TB-T0B, ये वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। 100 डिग्री है तो 100 डिग्री है ना, ये तो जिंदगी भर 100 डिग्री सेल्सियस है। ये वैल्यू बढ़ेगी कब? जब ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। सीधी सी बात है। भाई एक बात बताओ, 200, सुनो सुनो सुनो, 200
इज इक्वल टू 300 माइनस 100 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये वैल्यू 400 चाहिए तो मैं डैश माइनस 100 क्या होगा, 500 माइनस 100। तो अगर ये वाली वैल्यू बढ़ रही है डेल्टा टीबी, तो टीबी भी तो बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब टीबी बढ़ना चाहिए। तो जहां पे आई ज्यादा होगा वहां टीबी ज्यादा होगा, ये हमारा लॉजिक है। नंबर ऑफ आयंस सिर्फ वो देखना है क्या हमें यहाँ पे, क्या सिर्फ आई देख के काम हो रहा है? अब हमें इन चीजों में ध्यान देना पड़ेगा भाई, ऐसे आराम से तो क्वेश्चन नहीं दे देगा वो हमारी झोली में कि सिर्फ आई देखो और क्वेश्चन हो जाए। हमें सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी चाहिए थी। देखो मैं तुम्हें ये बता रही हूं कि तुम जल्दीबाजी में गलती कहां करोगे। तुम आई देखते, तुम निकाल देते आंसर, भाई सही ना होता वो। दोनों फैक्टर्स अलग हैं, आई भी अलग है, एम भी अलग है। ये टोटल चीज देखनी है मुझे। क्यों? क्योंकि सबकी कॉन्सेंट्रेशंस अलग चल रही हैं। तो पहले केस में केस 1 NaCl में आई हो जाएगा 2 और कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर -4। सेकेंड केस में NaCl ही है, NaCl आई हो जाएगा 2, कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 10 की पावर -3। NaCl फिर से आई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -2। फोर्थ वाले केस में यूरिया है, यूरिया का मतलब है आई की वैल्यू 1, 10 की पावर कितनी दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन -4। तो हमारे पास बेटा ये प्रोडक्ट की वैल्यू आई इंटू एम की वैल्यूज कितनी आई, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड 10 टू द पावर -4। जिसका आई इंटू एम ज्यादा होगा उसका डेल्टा टी भी ज्यादा होगा, उसका टी भी ज्यादा होगा। देखो यार बहुत सारी वीडियोस अब तक आ चुकी होंगी जे के पेपर सॉल्व करने वाली, ठीक है। आई एम श्योर सबने आंसर्स बता दिए होंगे, आंसर की भी आ गई है, सोल्यूशंस भी आ गए, एवरीथिंग इज डन फॉर 22 जनवरी का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। मैं यहाँ पे सिर्फ वो बात नहीं कर रही, मेरा पॉइंट ये है कि भाई कहाँ गलती हो सकती है वो भी ध्यान देना है, ठीक है। या कहाँ गलती हुई हो सकती है, जिन्होंने दे दिया और जिनको देना है वो जब ये पेपर देख रहे हैं तो क्या गलती हो सकती है कि मैं सिर्फ आई देखूं और जल्दीबाजी में क्वेश्चन कर दूं, नहीं, आई इंटू एम देखना था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू ये है तो 3, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ये है 2, फिर 1 और इनमें 4, 3 2 1 4 विच इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। डायरेक्ट क्वेश्चन था पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, relatively easier. Which of the following has maximum size out of the ions given? अब ये सब आयंस की अगर मैं शक्ल देखूं तो इन सब में इलेक्ट्रॉन्स सेम है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और जब भी बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है तो Z/E का रेशो देखा जाता है, जिसका Z/E ज्यादा होता है उसका साइज कम होता है, ऐसे ही देखते हैं। मतलब लॉजिकली अगर सोचें तो जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वहां ज्यादा अट्रैक्शन होगी एंड इसीलिए सब लोग पास पास रहेंगे तो साइज छोटू हो जाएगा। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो इन सब केसेस में इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा 10 10 10 10 ही आएंगे। प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियर चार्ज बताते हैं इसमें आएगा 9, इसमें आएगा 11 है, एटॉमिक नंबर बताना है यार। मैग्नीशियम का 12 है, इसका 13 है। तो Z/E की रेशो देखोगे तो 9/10, 11/10, 12/10 और 13/10। जैसे जैसे Z/E बढ़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, चीजें पास पास रहती हैं, साइज छोटा हो जाता है। तो मैक्सिमम साइज इसमें इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ गिवन स्पीशी इज। इसका IUPAC नेम बताना है, ठीक है।
longest continuous chain containing the functional group हमें निकालनी होती है इसमें। कंटेनिंग दी फंक्शनल ग्रुप, और उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप को भी वैसे देखना होता है किन नजरों से कि भैया कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन का पार्ट मानते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या गेम है, यहाँ पे ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और ये वाला बेटा एस्टर है, राइट, करेक्ट है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा, नंबरिंग कर दे 1 2 3 4, तो ये है 2 मिथाइल, पर मैम इसको क्या नाम देंगे यार, ये एक एस्टर है जो अब हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट नाम लिख रहे हैं, तो इसका नाम होगा 3 पे है क्योंकि ये मिथॉक्सी कार्बोनिल, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मिथॉक्सी, METHY से बेटर है METHO, अल्फाबेटिकली पहले आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल 2 मिथाइल, और कौन सा एसिड है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस K4FeCN6 ये यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये देखना है कि भाई क्या टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये ऑक्टाहाइड्रल है, ये भी ऑक्टाहाइड्रल है, ये भी ऑक्टाहाइड्रल है, और ये टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर बनता है, याद है, अरे अरे कॉपर 2+ D9 D9 D9, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, हमें ये पता है डेल ऑफ स्क्वायर प्लेनर इज ग्रेटर देन डेल ऑफ ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो ये तो जीतेगा ही, इवेंचुअली इसकी ज्यादा ही आएगी, तो 2 जीत जाएगा बाकी सबसे, और वो डायरेक्टली मुझे ऑप्शन 2 में दिख रहा है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी अगर मेरे को ये स्क्वायर प्लेनर समझ आ चुका है, ठीक है, वो पूरा प्रिंसिपल था, याद है, sp2d बन जाएगा ये, क्योंकि अरे भैया इलेक्ट्रॉन उड़ के नहीं जा सकता, sp3 नहीं हो सकता है, इसका तो sp2d निकलना चाहिए था, ये सब बातें हुई थी, ये स्क्वायर प्लेनर बन गया था। बाकी सब में अब मैं कैसे कंपेयर करूंगी, यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये +2 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है जी, है ना, जब आयन +2 में है तो वो D6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 के बाद पेयरिंग होगी, 4 5 6, तो T2G6 EG0 कॉन्फ़िगरेशन है, CFSC इसकी कितनी आ जाएगी, -0.4 डेल नॉट इंटू 6 + 2p करके ये वैल्यू आ जाएगी कुछ, ये वीक लिगेंड है, +2 वाले में ही वीक लिगेंड है, राइट, ये +2 वाले में वीक लिगेंड, तो ऑफ कोर्स इसकी CFSC कम आएगी 1 से, तो मुझे ये पता है कि 1 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है जी। अब ये +3 में जब हो जाएगा विद अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D5 विद अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगेन, 1 2 3 4 5, CFSC कितनी हो जाएगी, -0.4 डेल नॉट इंटू 5 + p करके, विच इज लेस देन ये वाली वैल्यू, बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और पेयरिंग वेयरिंग हो रही है तो इससे तो ज्यादा ही होगी, तो 1 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3 आ गया, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 विच इज ग्रेटर देन 4 विच इज ग्रेटर देन 3, आपका आंसर आ गया, लॉजिकली सब आप वहां तक पहुंच गए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियोस यूट्यूब चैनल पे है, देखा करो। नेक्स्ट, कंसिडर द गिवन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है गैसियस सॉलिड गैसियस, ये भी मैंने ध्यान दे दिया, क्या इसने मुझे बैलेंस करके दिया, अगर करके दिया तो धन्यवाद, वरना मुझे ध्यान रखना होता है कि मेरा स्टेप 1 होता है बैलेंसिंग, तो भाई यहाँ तो तूने मुझे बैलेंस करके दिया है, धन्यवाद। If the initial pressure of CO2 is 0.6 atm and after equilibrium established the total pressure is इतना, then find Kp। मैंने पूरी इक्विलिब्रियम की सीरीज में ऐसे इतने क्वेश्चंस कराया है ना, इतने ज्यादा, अब तो मुझे लगता है ये तो मतलब
अगर तुमने पूरी सीरीज देखी है यूट्यूब पे तो मक्खन था वैसे ये वाला क्वेश्चन। तो कितना ये 0.6 ATM रिएक्शन चालू होएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसका प्रेशर थोड़ा पी से घट जाएगा, सॉलिड को तो हम देखेंगे ही नहीं। अगर ये एक रिएक्ट करता तो ये 2 बनता, मतलब अगर ये पीक रिएक्ट करता तो ये 2p बनता। जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी रेशो में प्रेशर बढ़ता है। तो अगर मोल्स का रेशो 1:2 है तो प्रेशर का रेशो भी 1:2 होगा, तो P:2P हो जाएगा। कितनी बार बोला, अब तो याद आ गई होगी ये वाली लाइन। ठीक है जी। अब ये इक्विलिब्रियम की कहानी है और वो कह रहा है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है 0.8, विच इज व्हाट, प्रेशर ड्यू टू CO2, प्रेशर ड्यू टू CO2 एंड प्रेशर ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों प्रेजेंट है गैसेस। तो 0.6 प्लस P इज इक्वल टू 0.8 है। P की वैल्यू आ जाएगी 0.2। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। Therefore, partial pressure of CO2 at equilibrium is equal to 0.6 minus 0.2, 0.4 ATM. Partial pressure of carbon monoxide at equilibrium is 2 into 0.2, which is 0.4 ATM. Kp, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रेज टू द पावर, उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दीबाजी की गलती बता रही हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.4, आंसर आ जाएगा 0.4 विच इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3OCH2Cl will show nucleophilic substitution reaction by SN1 mechanism। SN1 में अपन को कार्बोकटाइन बनाना होता है। तो अगर मैं इसको उड़ा दूं तो ये बन जाएगा CH3OCH2 पॉजिटिव कार्बोकटाइन। क्या ये स्टेबल बन सकता है? अगर ये स्टेबल हुआ तो ये SN1 से जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। यार जैसे ये कार्बोकटाइन बनेगा, इसके पड़ोसी को देखो, ए इंडक्टिव, इंडक्टिव नहीं सोचना, ना ना ना, पहले रेजोनेंस सोचो। लोन पेयर है ना, डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली हेल्प करेगा, जिसको बैक बॉन्डिंग बोलते हो इनऑर्गेनिक में, राइट। तो ये स्टेबल कार्बोकटाइन बन जाएगी। तो भाई ये तो पॉसिबल है, तो इसलिए 1 तो सही है और 3 भी सही है, मतलब 1 और 3 अब हमारे पास चॉइस रह गई। सेकेंड, दिस विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन वाया SN2 मैकेनिज्म इजीली। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना होता है ना। नॉट अंडरगो लिखा है, बिल्कुल सही बात लिखी है। इसके तो मैंने इतने एग्जाम्पल्स कराए थे। ये वाला जो है ये इजीली SN1 भी नहीं देता, इजीली SN2 भी नहीं देता। इसमें फिर AgNO3 डालो तो ये किसी तरह निकाला जा सकता है। वैसे मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक करना है तो पीछे इतना बड़ा ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस की दुकान लगा के बैठे हैं तो वो पीछे से अटैक ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये SN2 से इजीली रिएक्ट तो नहीं करेगा। आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज ऑल्सो नोन एज विटामिन सी। यार अब ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, इसमें तो क्या दिमाग लगाना, अगला करते हैं। स्कॉर्बिक एसिड था, आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम आयन इज प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सुनो सुनो सुनो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3 नहीं होता है, n इज इक्वल टू 4 होता है। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, second excited state, third excited state, which is n is equal to 4. इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन, हीलियम आयन मतलब z is equal to 2 लेना है, n 4 है। डिब्रॉय वेवलेंथ निकालनी है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, h/mv। अब लेकिन इससे कैसे निकालेंगे, इससे कैसे निकलेगा, क्या किया जाए। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला ना लगा के अगर मैं ये वाला लगाऊं 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो मेरे चांसेस सही हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2πr अपॉन एन। आर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू R0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम में इंटू एन स्क्वायर के नीचे एन है तो एक ही एन आ जाएगा, एन की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2।
तो इसको सॉल्व वॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, पर कौन सा फॉर्मूला लगाना था वो जरूरी था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है? फेलिंग्स टेस्ट एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, लेकिन एल्डिहाइड्स में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। फेलिंग्स टेस्ट कौन देता है का आंसर सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4f7 कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल फॉर। यूरोपियम क्या होता है? जेनॉन 4f7 6s2। तो अगर मैं यूरोपियम +2 में जाऊं तो ये मुझे दिखाएगा जेनॉन 4f7, क्योंकि 6s के दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, आउटर मोस्ट है, तो बी तो है इसका आंसर। भाई आंसर तो तुम्हारा यहीं से आ गया, पहली बात तो पूरा सॉल्व करना ही नहीं था। चलो फिर भी, तो EU3+ जो होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जेनॉन 4f6, तो जो नहीं हो सकता, तो ए वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे। चलो ये तो नहीं है आंसर। तो अगर सी को देखें, जो गैडोलीनियम होता है, गैडोलीनियम क्या होता है? गैडोलीनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जेनॉन 6s2 4f7 5d1, जो मैंने गलत तरीके से लिखा है, मुझे 6s2 यहाँ पे लिखना चाहिए। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये दिखा सकता है, तो सी भी है, तो आंसर बी एंड सी है। ठीक है, अगर टर्बियम का देखना है तो टर्बियम जो होता है वो 6s2 4f9 होता है, तो +3 में तो ये भी नहीं दिखाएगा 4f7, 2 इलेक्ट्रॉन इसके जाएंगे, किसके जाएगा? 4f8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होएगा। सॉरी, कुछ लग गया मुझे, समझ आई बात? तो गेम ये है कि मेरे को अगर नहीं आता है, मतलब मेरे को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है, लेकिन मुझे कुछ कुछ की कॉन्फ़िगरेशन तो आती है ना, जैसे जो जो इंटरेस्टिंग वाले थे, जिन जिन में कुछ कुछ चेंजेस थे, जैसे यूरोपियम में 2+ कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, हमें ये पढ़ाया गया था कि क्योंकि यार वो जो है ना 2+ में ये गेम खेलता है कि वो स्टेबल हाफ फिल्ड कर देता है, तो मुझे वो चीज़ पता है। तो देखो ऑप्शंस भी ऐसे बिल्ट है कि अगर तुम्हारा एक आधा कुछ नहीं भी आता है तुम्हें, तो भी तुम्हारा चल जाएगा काम। ठीक है, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भाई, एक सेकेंड, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके इक्विलिब्रियम प्लेलिस्ट में देखो, इस क्वेश्चन पे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करे हम हमने, तो कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन आया और ये 1 है शायद। तो क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में इसका पार्शियल प्रेशर मुझे दिया हुआ है, CO2 का एट इक्विलिब्रियम 0.4 atm एंड टोटल प्रेशर दिया हुआ है। यार प्रेशर तो इन्हीं दोनों गैसेस की वजह से है, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.4 है एंड P टोटल 1 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हमारे पास 0.6 आ जाएगा, 0.6 atm, राइट। Kp क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो 0.6 का स्क्वायर इंटू 0.4, ये सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.144। कर दूं क्या सॉल्व? 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.4 करना है तुम्हें। 6 4s are 24 and 24 6 are 144, 144 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये रहा ना, आंसर आ जाएगा 0.144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। देखो क्योंकि ये एक्सेस में है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक लीविंग ग्रुप जाएगा और दूसरा नहीं जाएगा, जाना तो दोनों को ही है, तो जाना तो दोनों को ही है। अब अगर मैं इन दोनों को भेज दूं तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक, तुम्हें वो 1 4 वाली चीज याद है? सबसे पहले मुझे ब्रोमीन को भेजना पड़ेगा ना, बिकॉज वो बेटर लीविंग ग्रुप है, तो मैं NH CH3 लूं। अब या तो ये डायरेक्टली अटैक करे और उसको निकाल दे, या फिर ये यहाँ अटैक करे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजे और ये निकाले। दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, दोनों गेम चलती है। फिर हम स्टेबिलिटी प्रोडक्ट निकाल देते, एक तो 1 2 प्रोडक्ट होने के चांसेस होते थे, एक 1 4 वाले चांसेस होते थे, याद है? वैसे से क्वेश्चंस वैसा ही तो है यहाँ पे, कि वो डायरेक्टली वहां पे ना अटैक करके वो पीछे से अटैक कर रहा है ताकि पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाए और उसको उड़वा दे।
और ये जाएगा ब्रोमीन, और जाते जाते इसका ये H+ ले जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये क्लोरीन को हमने छुआ नहीं है, नाइट्रोजन CH3 अब इसमें वो गेम हो नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड नहीं है डबल बॉन्ड के साथ, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ होता तो ये वाला गेम भी वैसे ही होता, पर इसको अब डायरेक्टली निकलना पड़ेगा, तो NH अटैक करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, इसको मैंने छुआ नहीं, ये NCH3 है, ये NCH3 है। अब अगर मैं नंबरिंग करूं, जो तुम्हें लग रहा है कि इनमें से तो कोई प्रोडक्ट नहीं मुझे ऐसा दिख रहा, तो नंबर करके देखो 1 2 3 4 5, तो अगर मैं डबल बॉन्ड से, अरे अरे गलत नंबरिंग कर दी मैंने तो, ओहो ओहो, इस डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं ना, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 ते 2 ते 3 ते 4 ते 5, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 ते 2 ते 3 ते 4 ते 5, मिल गया सेम प्रोडक्ट, ठीक है। डायरेक्टली अटैक नहीं होएगा, कुछ साइड से होगा, अगर डायरेक्टली वाला आंसर देना होता तो वो दिखाता ना, यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कुछ। नेक्स्ट CO2 गैस इज टेकन एट 1 ATM, CO2 गैस हमने ली 1 ATM पे, ठीक है जी, ले ली 273 केल्विन पे, ठीक है जी, ले ली। नाउ इट इज अलाउड टू पास थ्रू 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है जी, क्या होगा यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, पर उसने यहाँ पे ये लिखा है कि ये एक्सेस है, क्योंकि उसने बोला कि जो एक्स्ट्रा बचा विच इज नॉन रिएक्टेड, उसको उसने रिएक्ट कराया 0.1 मोलर 40 ml HCl से, ठीक है, तो वो कह रहा है इसकी वॉल्यूम बता दो मैंने कितना एक्स्ट्रा लिया था, इफ 50% इज रिएक्टेड विद CO2, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसने 2 लोगों से रिएक्ट करा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCl, दोनों के साथ रिएक्ट करा, ठीक है, आधा इसके साथ रिएक्ट करा है, आधा इसके साथ रिएक्ट करा है, ये लिखा है। अगर दो चीजें रिएक्ट करती हैं तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जितना उसने रिएक्ट करा वुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl तो मैं निकाल सकती हूँ 0.1 इंटू 40/1000 इंटू n⁻1, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा 0.1 इंटू वॉल्यूम जो इसके साथ रिएक्ट करेगा इंटू इसका n फैक्टर होता है 2, तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी कितनी 40/1000, ये 0.1 से पॉइंट गया 0.2, विच इज 20/1000, विच इज 20 ml। अब 20 ml उसने रिएक्ट किया HCl के साथ, है ना, 20 ml रिएक्टेड विद HCl, और इसने हमें लिखा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस इनिशियली टेकन इफ 50% इज रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 50% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, 50% HCl के साथ, तो HCl के साथ रिएक्ट किया कितना 20 ml, तो टोटल कितना लिया था मैंने 40 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर a liquid is stirred with a paddle to increase the temperature, which of the following is not true, which of the following is not true, liquid is stirred विद अ पैडल इंसुलेटेड कंटेनर में, अगर इंसुलेटेड कंटेनर है तो Q तो 0 है पक्का, सही बात है, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा भैया कुछ, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, हाँ जी, तो Q 0 है, डेल्टा E 0 नहीं है, तो Q 0 डेल्टा E 0 नहीं है पे चलते हैं पहले, तो Q नॉट 0 है तो गलत बात है, Q नॉट 0 गलत बात है, अब आंसर तो सामने आंखों के, वर्क डन तो है, स्टरिंग स्टूरिंग खेल रहे हैं, और अगर डेल्टा E इज नॉट इक्वल टू 0 तो वर्क नॉट इक्वल टू 0, सही बोल रहा है, Q 0 है ना, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, Q 0 डेल्टा E इज इक्वल टू W विच इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस दिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखनी है। ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे कुछ कुछ चीजें तो पता है, जैसे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वाह, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तालियां। वाह, डाउन द ग्रुप बढ़ती है, वाह वाह। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो देखते हैं भैया, ये क्या दिखा रहे हो भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहे हो। ये तो मिल गया मुझे, ए का 1 है, आंसर आ गया यार। मतलब अगर तुम पेपर दे रहे हो तो तुम बाकी मेहनत मत करना, पर चलो फिर, अब मैं तो समझा रही हूँ तो मुझे तो करवानी पड़ेगी। कटाइनिक साइज, कटाइनिक साइज, इसमें तो कटाइनिक की बात नहीं करेंगे, इसमें तो कटाइनिक की बात करेंगे तो Li+ Mg2+ और Be2+। Mg2+ Be2+ से बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है, और Li+ Mg2+ से बड़ा होगा। देखो लिथियम का साइज जो है वो मैग्नीशियम से जरा सा छोटा होता है ना, तो लिथियम आयन जो है उसमें +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे 2+ है, तो इफेक्टिवली इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर, पोटेशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मेटालिक कैरेक्टर का तो सही ऑर्डर दिया हुआ है ये। और अरे मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट घटता है ना, तो पोटेशियम का ज्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का। कटाइनिक साइज में तुम्हारा ये नेक्स्ट वाला भी ठीक हो जाता, पोटेशियम आयन का साइज बड़ा होता मैग्नीशियम आयन से, और मैग्नीशियम आयन का साइज बड़ा होता है एल्यूमिनियम आयन से, ये भी सही चला जाता। लेकिन अगर अगर मैं बी का 3 बोलती ना, तो मैं सी का 2 बोल पाती, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था, तो मेरा आंसर तो यही आएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाँ क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, वी हैव ऑलरेडी डन इट, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम क्यों होती है, कि उसका साइज छोटा होता है। नेक्स्ट, ओके, इसकी रिडक्शन करिए, ये NH2 बन जाएगा, बना देते हैं। फिर NH2 में NaNO2HCl डाला तो डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, N2Cl। उसमें फिर C2H5OH डाला, तो ये N2Cl में C2H5OH डालते तो वही होता है जो H3PO3 डालने से होता है, बेंजीन बन जाएगा ये। आंसर है 1 डायरेक्टली, वी हैव ऑलरेडी डन दिस डाइजोनियम सॉल्ट्स के रिएक्शंस में। नेक्स्ट, ओके, अलग क्वेश्चन, मुझे लगा सेम क्यों है। नाइट्रोबेंजीन में SnHCl डाला तो NH2 बन जाएगा, रिडक्शन होएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में NaNO2HCl डाला तो N2Cl बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl माइनस। फिर इसमें CuCl डाला तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और क्लोरोबेंजीन में सोडियम ड्राई ईथर डाला तो फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा। फॉर्मूला बताओ इसका, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो H10 कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C12H10, फॉर्मूला निकाल देना, फॉर्मूला आ गया तो मास आ जाएगा। फिर 12 × 12 + 10 × 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस। स्टीरियो आइसोमर्स, ये कायरल सेंटर है, एक ऐसा कार्बन है जिसपे चारों लोग अलग लगे हैं, तो इसकी वजह से 2 हो जाएंगे, है ना। और ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड जो है, इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप्स अलग है, इसके भी दोनों ग्रुप्स अलग है, तो ये सिस ट्रांस टाइप दिखा सकते हैं, इसकी वजह से भी 2 हो जाएंगे, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 4, जिसका फॉर्मूला भी तुमने करा होगा 2n करके 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव लीनियर शेप। SO2 शेप की बात हो रही है यार, VBT सीधा सीधा अप्लाई करना, स्टेरिक नंबर निकालना, स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन आएगी, फिर उसके बाद उसी स्टेरिक नंबर को यूज करके लोन पेयर निकालना, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर पता चल गया तो शेप तक पहुंच जाओगे। मैं तो पूरा करती हूँ, मैं नहीं रटती ना, मैं रटवाने के लिए बोलती हूँ। SO2 की बात करें तो हाफ ऑफ सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 3 आ जाएगा, 3 = लोन पेयर प्लस 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर आ गया 1। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है स्टेरिक नंबर 3 होने की वजह से, sp2+1 लोन पेयर करेंगे तो हमारा ये ऐसा बेंट सा आ जाएगा, विच इज नॉट लीनियर। BeCl2 हाफ ऑफ स्टेरिक नंबर निकाल रही हूँ, बेरिलियम के पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, ये आंसर आ गया 2, sp हाइब्रिडाइजेशन आ गई
दो इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स, दो बने हैं, लोन पेयर आगे 0, ये लीनियर है। ठीक है, अब N3 माइनस में तो VBT नहीं लगा सकते, पर N3 माइनस का हमें पता है कि ये लीनियर होता है, हमने इसका स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किए हुए हैं। I3 माइनस की अगर मैं शक्ल देखूं, इसमें मैंने कहा था कि जुगाड़ से VBT लग जाता है, हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, एक I3 माइनस एक I3 प्लस, इसमें मैंने लगाना सिखाया था कि जुगाड़ का गेम है, जुगाड़ खेल लो। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दोनों आयोडीन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो 2 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड किया तो आंसर आ गया इसका 5। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, 5 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस 2 आयोडीन जुड़े हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे सेंट्रल एटम के, तो लोन पेयर आ गए 3। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन विद 3 लोन पेयर्स, लीनियर आएगा। I3 माइनस भी लीनियर होता है, N3 माइनस भी लीनियर है, BeCl2 भी लीनियर है। NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, हाफ ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक भी मोनोवैलेंट नहीं जुड़ा है, कटायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 2। 2 का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है लीनियर, और NO2 जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और वो बेंट होती है, हमने बनाए हुए हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो हमें वहां से पता है, आंसर आ गया 4। नेक्स्ट, इन कैरियस मेथड 180 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ मिलीग्राम्स में दिया है, याद रखना, गिव्स इतने मिलीग्राम्स ऑफ AgCl, व्हाट परसेंटेज ऑफ Cl इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है जी, सुनो, AgCl की अगर मैं बात करूं तो 143.5 अपॉन 1000 ग्राम्स AgCl मिला है। मैं मोल्स निकाल सकती हूँ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl विच इज गिवन मास, गिवन मास ये है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास क्या होगा 108 प्लस 35.5, 143.5, 143.5 ग्राम पर मोल। बेटा ये 1000 नहीं आया तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1, पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है नहीं, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10⁻³ मोल है। पर अगर तुमने ये मिलीग्राम का ध्यान नहीं दिया और बिना यूनिट के फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर लिया तो मुबारक हो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये मिलीग्राम का ध्यान देते हुए नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए। यार 1 मोल Cl होता तो 1 मोल ही MgCl बनता, पर MgCl व्हाट इज रॉन्ग विद मी, 1 मोल Cl होता तो 1 ही मोल AgCl बनता, पर AgCl अपन का बना है 10⁻³ मोल्स, देयरफॉर Cl माइनस भी थे 10⁻³ मोल्स, राइट राइट, तो मतलब क्लोरीन था 10⁻³ मोल, तो इसका मास कितना आ जाएगा, मोल्स है, हमें मोलर मास पता है, तो इसका गिवन मास आ जाएगा 10⁻³ इंटू 35.5 ग्राम्स। बस अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन बतानी है, परसेंटेज क्या हो जाएगा, क्लोरीन कितना है उसका मास ग्राम्स में है ये, तो नीचे वाली चीज भी ग्राम्स में होनी चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 180 इंटू 10⁻³ ग्राम्स में लेना है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज खेल रहे हो, ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 36 मान लूँ तो ये 20 के आसपास आएगा, 20 आ गया। मैंने क्या किया, मैं बताती हूँ, डरो नहीं मैं बता रही हूँ। 35.5 को मैंने 36 मान लिया, क्योंकि मुझे नियरेस्ट लगाना है ना, तो 36/18 इंटू 10 हो रहा है ये, 18 2s आर 36, तो ये 20% आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और उसने भी यही बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एम्पेयर करंट इज अलाउड टू पास, 2 एम्पेयर करंट इज अलाउड टू पास थ्रू मोल्टन AlCl3 फॉर 30 मिनट्स। AlCl3 मोल्टन है, ठीक है, इससे पास हो रहा है 30 मिनट्स तक। फाइंड द मास इन मिलीग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट द कैथोड। मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है, देखो जिसकी बात होती है उसका इन फैक्टर लगता है, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो मुझे ये पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Al जो मुझे मिलेगा वो इक्वल होगा Q/F के।
Q होगा I इंटू टी अपॉन F कर देंगे, ये मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम आएगा, विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इंटू n फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू IT/F। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम तो मुझे निकालना है क्योंकि मेरे को मास चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स, n फैक्टर कितना है इसका, 3 होगा यार, Al3 प्लस से Al आ रहा है, ये 0। n फैक्टर होता है चेंज इन अटोमिक, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी, तो 3 आ गया। तो n इंटू 3 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर इंटू टाइम कितना है, 30 मिनट है, सेकेंड में चाहिए होता है हमें, 30 इंटू 60। देखो यूनिट्स का खेल है पूरा का पूरा, फॉर्मूला तो सब लगा लोगे, यूनिट्स में ही वो नचा रहा है तुमको, फिजिकल केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन में वो यूनिट्स में खिलवा रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, ये भी उड़ा दो। अब हो जाएगा 2 इंटू 6 अपॉन 965, ये मोल्स आ गए, मान लो कितने आ गए मोल्स। अब उसने बोला है मास निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास 27, लेकिन उसने बोला है मास निकालो मिलीग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि तुम जो मास निकाल रहे हो वो ग्राम में है, इंटू 1000 करोगे तो मिलीग्राम में आएगा। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा यार, ठीक है। तो ये 335 पॉइंट समथिंग था, विच इज 336 आ जाएगा मिलीग्राम्स में। हो गया ये, शिफ्ट 1 का पेपर डन है, शिफ्ट 2 का मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं वो भी शेयर कर दूंगी, थोड़ी देर दे दो वो भी मिल जाएगा, ठीक है जी। तो शिफ्ट 1 डन, शिफ्ट 2 अभी मिल रहा है, आज ही मिल जाएगा थोड़ी देर में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर नहीं किया कर दिया तो और उससे करवा दो यार प्लीज़, बहुत मेहनत लग रही है यार, प्लीज़ यार प्लीज़। अच्छा, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैम हमें भी ना इंस्टेंट चाहिए होता है जैसे बाकी टीचर्स, तो इंस्टेंट भाई उनके पास टीम बैठी है जो टाइप करके रख रही, फटफट 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 टाइप कर दिया सब कुछ, फिर उसके बाद वो करेक्शन हो जाएगी, उसके बाद वो फटाफट देख लेंगे, उसके बाद वो फटाफट बोल देंगे, ना हो पाएगा भाई। अकेली नन्ही सी जान, जिसमें एडिटिंग भी मुझे करनी है, लिखना भी मुझे है, क्वेश्चंस भी मुझे उसको टाइप करने हैं, जहाँ जहाँ नेसेसिटी है, जहाँ जहाँ नहीं हो पा रहा है कॉपी पेस्ट कर लो, जो भी, पर सब कुछ मुझे अकेले को करना है, इसलिए मेरा थोड़ा सा डिलेड होगा, पर मिलेंगे सारे पेपर, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर नहीं किया, कर दिया तो और से करवा दो, ठीक है। चलो सी यू, बाय।